बनाता है आपका कोवलेंट बॉन्ड्स। ये आप जानते हो ना बेटा? नहीं जानते हो भाई? कार्बन्स कंपाउंड्स है। देखिए अब यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक चार कार्बन है, 1 2 3 4 4 कार्बन हाथों सीखता है इस पूरे सेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सुपर इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन बिकॉज दिस comes under the banner of competency. This comes under the banner of competency. Hey guys, hi. Welcome to this amazing session. This is Abhishek, master teacher of science. कैसे हो मेरे शेरों शेरों? सब बढ़िया एकदम। तो बच्चों आज हम करने वाले कार्बन्स कंपाउंड्स के 10 सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। और देखो इस पे थोड़ा सा मैं वक्त ले रहा हूँ, 48 मिनट्स का ये आपका वीडियो मिलेगा, 48 से 50 मिनट्स का अगर आप देखोगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि यार मैंने इसमें ना हर एक सवाल करवाया हुआ है इन डेप्थ इन डिटेल। हो सकता है कि इसके बाद आपको कोई वन शॉट देखना ना पड़े, कोई मैराथन भी देखना ना पड़े इस चैप्टर के लिए, लेकिन इनमें से आने वाले हर एक सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है और इनके जो टॉपिक्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कोशिश करी कि भाई इनके पीछे हर एक सवाल के पीछे जो टॉपिक भी आती है वो भी मैं आपको इन डिटेल समझा दूं अगेन, क्योंकि आपको एनसीईआरटी कुछ भी और पढ़ना ना पड़े। इन 10 सवालों कर अगर आप जाते हो तो कार्बन्स कंपाउंड्स आई कैन गारंटी यू आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। और अगर आप ये सोच रहे हो कि यार अभिषेक सर आप अचानक से केमिस्ट्री क्यों पढ़ाने लग गए, भाई इसमें जो है पूरा का पूरा हाथ जो है वो है निकिता साहू मैम का। तो एक बार हमारी प्यारी सी निक्स के लिए बल्ले बल्ले हो जाना चाहिए। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया इस पूरे जर्नी में, और साथ ही साथ नवनीता मैम का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो शाउट आउट टू ऑल दोस अमेजिंग both of the amazing teachers of chemistry. Please go and watch their sessions as well. Let's go forward. पढ़ते और थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट है, इट्स नॉट ऑन अ स्क्रीन बट आई एम प्रीटी श्योर यू गोइंग टू एंजॉय द क्वेश्चंस अ लॉट। मैं स्क्रीन पे पढ़ाऊं या बैठ के पढ़ाऊं या बिना चेहरा दिखाए पढ़ाऊं, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है सवाल, और ये सवाल तो भाई पेपर आउट है ब्रो। ओके गाइस, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करने वाले हैं कार्बन्स कंपाउंड, जैसे हमने बताया। चलिए फोड़ते हैं और देखते हैं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट 10 सवाल कौन से। मैंने जब देखे 10 सवाल तो लेट मी टेल यू, हर एक सवाल में मैंने इसको ऐसा ऑर्डर किया कि भाई सबसे ईजीएस्ट से सबसे डिफिकल्ट लेवल तक जा रहा है, क्योंकि हर एक चैप्टर से इसी वेरिएशन में आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल आएंगे भी। तो 100% गाइस आज पेपर आउट हो रहा है। चलिए 15 से 20 मिनट के अंदर सारे सवालों करते हैं और इन सारे सवाल के पीछे जो मेजर थियोरी है और उसके जो ऑल्टरनेटिव सवाल है वो भी आपको बताऊंगा, और एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि चलो इसके बाहर और क्या ही आ सकता है वो भी आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो सबसे पहला जो सवाल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर है, असर्शन फॉलोइंग आर दी मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। एसेशन और रीजन पे ना जाएगा, सवाल के टॉपिक को समझिएगा कि भाई कौन से टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपको दिख रहा होगा, ऑफ कोर्स ये बात है कि भाई यहाँ पे दिख रहा है कि होमोलोगस सीरीज वाला सवाल है, और मैंने इसको बहुत बार बताया हुआ कि भाई होमोलोगस सीरीज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है? हर एक चेन ऑफ कंपाउंड्स जिनका प्रॉपर्टी सेम होता है, जिनमें एक ही टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो दिया गया है कि भाई फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। तो सबसे पहले पहचानना है कि भाई ये होमोलोगस सीरीज है कि भी नहीं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे सबसे पहले दिया हुआ है CH3OH। ये कौन सा है भाई? कौन सा है ये? ये है आपका एक कार्बन है, एक कार्बन होता है मिथ, तो ये हो गया आपका मेथनॉल। फिर आपका हो गया CH3CH2OH, है ना। CH3CH2OH में देखोगे होगा आप, तो क्या है भाई ये हो जाता है आपका इथेनॉल, क्योंकि 2 कार्बन से में तो इथेनॉल हो गया। फिर आपका है CH3CH2CH2OH, तो ये आपका क्या हो गया? प्रोपेनॉल हो गया। अब मैं ऑल क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि सब जगह यहाँ पर OH लगा हुआ है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। OH क्या है? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है और उसका सिम्बलाइजेशन OH से होता है, O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन। तो ये मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल हो गया, सबके साथ एक ही फंक्शनल ग्रुप लगी हुई है। तो यस, दिस इज एन होमोलोगस सीरीज। अब यहाँ पर रीजन क्या बताया जा रहा है? A series of compounds with same functional groups, a series of compounds with the same functional group but different CH2 unit is called homologous series. एब्सोल्युटली यस। आप देखोगे कि भाई हर एक कंपाउंड में यहाँ पर सिर्फ वेरिएशन किसका है? CH2 का है। पहला जो है CH3OH है, दूसरा आप देखोगे CH3CH2OH है, और तीसरा देखोगे CH3CH2 के साथ एक और CH2 लग गया, वो OH बन गया, है ना। तो होमोलोगस सीरीज में ये होती है कि भाई हर एक कंपाउंड के बाद नए कंपाउंड में सिर्फ CH2 का वेरिएशन होता है। अब इसी के बेसिस में एक और सवाल वो भी आती है। बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस टू यू, लेट मी ऑल्सो एक्सप्लेन दिस कि आपके हर एक होमोलोगस सीरीज में से अगर हम मीथेन से जाते हैं हमारे इथेन में, या मेथनॉल से इथेनॉल में जाते हैं, वेरिएशन किसका आता है? वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ CH2 का आता है ना। तो पूछा ये भी जाता है कि भाई हर एक ऐसे होमोलोगस सीरीज के सक्सीडिंग या तो सक्सेसिव जो
कंपाउंड्स आते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट का। तो ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि कार्बन का अगर आप देखते हो तो कार्बन का जो एटॉमिक मास यूनिट है वो 12 पे आता है और हाइड्रोजन का आता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, है ना। और क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 बन जाते हैं, तो आप देखोगे 12 प्लस आपका ये 2 हो जाता है, 14 AMU बन जाती है। तो ये वेरिएशन भी आपसे पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा कि भाई फॉलोइंग आर द मेंबर्स होमोलोगस सीरीज, यस, और होमोलोगस सीरीज का करेक्ट डेफिनेशन भी रीजन में दिया हुआ और वेरिएशन सिर्फ CH2 है। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फॉर श्योर, आई एम प्रीटी श्योर यू गॉट इट, इज योर ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर एसेशन। एब्सोल्युटली करेक्ट, सही बात, ठीक है। अब ये टॉपिक कौन सा था जो आपको याद रखना है, होमोलोगस सीरीज, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सारे फंक्शनल ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत मतलब याद होना चाहिए कि भाई अल्कोहल होती है, एल्डिहाइड होती है, आपकी एसिटिक एसिड होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, तो ऐसे आपके फंक्शनल ग्रुप्स बनते हैं, कीटोन्स होती है। तो फंक्शनल ग्रुप्स आपको याद रखने बहुत जरूरी है, उनके स्ट्रक्चर्स याद रखने बहुत जरूरी है, उनसे रिलेटेड होमोलोगस सीरीज याद रखने बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड सवाल की तरफ। और बाय द वे अगर आप सोच रहे हो कि सर ये सारे नोट्स तो मिल जाएंगे ना, ऑफकोर्स छुपा के थोड़ी रखूंगा, ये टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। आते हैं हमारे सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ। कोवलेंट कंपाउंड्स हैव मेल्टिंग पॉइंट एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट वाई। इसका ऑल्टरनेटिव सवाल, कोवलेंट कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इफ यस वाई, इफ नो वाई। सेम तरीके से पूछा जा सकता है, बस इसमें याद रखना आपको कि भाई ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो एब्सोल्युटली सही है। कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नाउ व्हाई इज इट, क्योंकि आप अगर स्ट्रक्चर जानते हो आपके कार्बन का जो वो होमोलोगस सीरीज या तो जिसकी के साथ भी बनाता है वो बनाता है आपका कोवलेंट बॉन्ड्स। ये आप जानते हो ना बेटा, नहीं जानते हो भाई, कार्बन कंपाउंड्स है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाती है और कोवलेंट बॉन्ड्स किस बेसिस पर बनाया जाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दूं आपको, मीथेन का एग्जांपल देता हूं, है ना। मीथेन में क्या होता है बेटा, मीथेन में कार्बन होता है सेंटर पे, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द कौन होता है, उसके इर्द गिर्द होता है हाइड्रोजन चारों तरफ, ठीक है। मीथेन का आपका क्या होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है CH4, है ना, कि एक कार्बन मतलब हो गया आपका मिथ, और 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन, और इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है आपके एल्केन का फॉर्मूला बन जाता है CnH2n+2। ये आपका फॉर्मूला बनता है। तो कार्बन यहाँ पर 1 है तो C1 हो गया, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन के सामने फॉर्मूला क्या लगा है, 2 × 1 2 + 2 4 हो गया, तो C1H4 बिल्कुल सही मीथेन बन रहा है ना। तो आई होप यू गाइस गॉट द आइडिया। तो यहां पर आप देखोगे कि ये आपका कार्बन हाइड्रोजन के साथ कैसा स्ट्रक्चर बनाता है। अभी हम जो बना रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आई एम प्रीटी श्योर कि आप जानते होंगे इस बारे में, नहीं जानते तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत ही प्यारा सा। आपके कार्बन के पास कितना है भाई, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों, क्योंकि कार्बन का जो आपका क्या कहते हैं वैलेंसी है वो 4 पे है, क्योंकि उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स ही 6 है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं। तो अगर मैं कार्बन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पर, अगर मैं कार्बन का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो क्या बनती है, आपके जो सबसे पहला जो ऑर्बिट होगा, उस पहले ऑर्बिट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कार्बन के 2 हो गए, बाकी बचे 4, तो बन जाते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो ये उनके जो वैलेंस शेल है, यानी कि जो आखिरी आउटर मोस्ट शेल है जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 4 है, वैलेंसी कार्बन की 4 है, टेट्रावैलेंट कंपाउंड है आपका, टेट्रावैलेंट एटम है आपका कार्बन, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो ये 4 हो गए। तो यहाँ पर आप देखोगे बड़े प्यार से आपका हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आपके कार्बन से शेयर करके स्टेबल हो जाता है। कैसे स्टेबल हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास पहले शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन था, 1 कार्बन ने शेयर कर दिया, तो पहले शेल में जाकर कार्बन का जो क्या कहते हैं स्टेबिलिटी था वो बन चुका है। कैसे स्टेबिलिटी बन गई, क्योंकि मैं पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इससे स्टेबल बन जाता है आपका इलेक्ट्रॉन, है ना। लेकिन कार्बन के पास जो है वो आपके पास जो उसका आउटर मोस्ट शेल उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें इसको स्टेबल बनाने के लिए ऑक्टेट रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो और 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो कार्बन को लेने होंगे या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स देने होंगे, है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है ना। तो यहां पर आपके हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके उसके जो आउटर मोस्ट शेल थी उसमें टोटल वैलेंसी कितनी कर दी है, टोटल वैलेंसी अभी यहां पर 8 कर दी है हमारे प्यारे से नन्हे से मुन्ने से कार्बन की। भाई साहब ये इस एक चीज पे इतना ज्यादा जोर है ना, अगर आप देखोगे कार्बन का भी यहां पर बॉन्ड पूरा हो जाता है। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनी है बेटा, ये कोवलेंट बॉन्ड जो होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनी है, पूरा आपने दे नहीं दिया, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो कि आपने अपने दोस्त से ना 100 रुपए लिए
और अपने माँ बाप से 100 रुपये लिए, ठीक है, माँ बाप आपसे कभी वो 100 रुपये वापस मांगेंगे नहीं, क्योंकि आपके बीच का जो बॉन्ड है ना उतना स्ट्रांग होता है, समझ रहे हो, छोड़ देते हो। जैसे आपकी आयनिक कंपाउंड्स बनती है, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पूरा दे दिया, जा भाई ले ले, तो वो जो बॉन्ड्स बनते हैं वो स्टेबल होते हैं, उनकी मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए भाई लोहे पिघलने में वक्त लगता है, मेटेलिक बॉन्ड्स बनती है वहाँ। लेकिन यहीं पर अगर हम एक दोस्त से 100 रुपये लेते हैं ना, जितनी भी गहरी दोस्ती हो, दोस्त पैसे वापस जरूर मांगता है, और अगर आपने ना दिया या तो थोड़ा बोला कि भाई 2 दिन के बाद देता हूँ, तो धीरे धीरे आपके उस बॉन्ड के बीच में ना थोड़ा सा वो क्या कहते हैं दरार आने लग जाती है, तो इससे वो बॉन्ड वीक होता है। और जब वो बॉन्ड वीक होता है, कोई बाहर से आकर आपको थोड़ी सी उंगली कर दे या तो उसको थोड़ी सी उंगली कर दे, तो फिर वो बॉन्ड पूरा टूट जाता है। तो वैसे अगर हम बाहर से इसको थोड़ी सी हीट दे देंगे या तो थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, हो जाएगा, तो आपका जो बॉन्ड है वो जल्दी टूट जाएगा। इसलिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is never a strong, it's the intermolecular forces between carbon hydrogen are extremely low, जिसकी वजह से आपका जो कंपाउंड है बहुत वीक बनता है। भाई इस एक सवाल में मैंने आपको इतना ज्ञान दे दिया है, सॉरी गाइस। अगर आप मुझे तेज जाने के लिए बोल रहे हो कमेंट सेक्शन में या तो चैट पे, आई एम सॉरी, मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, मैं वन शॉट नहीं करा रहा हूँ, मेरे को पता है मैराथन नहीं करा हूँ, बट मैंने क्या बताया था आपको कि हर एक सवाल के पीछे की पूरी कहानी बताऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड बताऊंगा। ये आपने सेशन कर लिया तो प्रॉब्ली आपको कोई मैराथन या और कोई वन शॉट देखने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने आ चुका है, जो आपको देखना ही है, वो है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे नेम करना है सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, डरिए मत, ज़्यादा वक्त इस पर हम नहीं लेंगे। तो जब हम बात करते हैं आपके सबसे पहले कंपाउंड की यहाँ पर, तो कौन सा कंपाउंड है भाई, 2 कार्बन है यहाँ पर, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो 2 कार्बन है तो यह हो गया, ये इथ हो गया है ना, इसका नाम क्या हो गया भाई, इथ, तो लगना ही लगना है, तो इथ हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पर, उसके बाद आप देखोगे कि OH आ रहा है, OH यानी कि आपका यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल लगा हुआ है, OH यानी कि ऑल आपको लगाना है, तो ये ईथेन के सामने आपने लगा दिया ऑल, और जब आप लगाते हो ईथेन के सामने ई निकल जाता है और ऑल लगता है, तो इथेनॉल बनता है। तो ये आपका जो पहला कंपाउंड है इथेनॉल हो गया। आपको स्पैम करना है कमेंट सेक्शन में, भूल मत जाना, और वीडियो अच्छी लग रही है अब तक तो भाई हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। इसका कर रहे हो इंतजार, शॉर्ट्स वगैरह तो देख ही रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बारी आती है सेकंड वाले की। सेकंड वाला तो और आसान लग रहा है मेरे को। यहाँ पर अगेन आप देखोगे तो आपके पास कितने कार्बन है, यहाँ पर आपके पास अगेन आप देखोगे तो 1-2 कार्बन है। तो ये कौन सा बन गया भाई, ये 2 कार्बन है आपके, तो 2 हो गए। तो अगेन आप लिखोगे यहाँ पर इथेन तक लिखोगे, ई नहीं लिखोगे ना, क्योंकि ई को रिप्लेस करके आपका दूसरा कोई आएगा। मतलब वो इथेनॉल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी ने बोला हुआ है कि भाई ई के सामने आप कोई और, मतलब एक बबल के सामने दूसरा बबल ना लगाइए, क्योंकि अल्कोहल का भी ऑल हो जाता है, एल्डिहाइड का एल आता है तो ए भी बबल ही है, कीटोन होगा तो ओ नहीं आएगा, ओ भी बबल ही है, तो ई और ओ साथ में लगाओगे तो बबल साथ में ना लगाइए, ई को निकाल के लगाइए, ऐसे एनसीईआरटी ने बोला, तो हम भी इसको फॉलो करेंगे। तो ये हो गया इथेन, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंड का जो कंपाउंड है वो कौन सा है भाई, ये है सी के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है और H लगा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया, एल्डिहाइड, ये हो गया CHO। तो ये आपका हो जाएगा इथेनल। इथेनल आपका बन जाता है आपका सेकंड कंपाउंड, करेक्ट है। तो ये नेमिंग के लिए भी आती है, या तो आपको नाम दे दिया जाएगा और बनाने के लिए बोलेगा आपको स्ट्रक्चर ना, तो वो भी आप बना सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। इसका एग्जाम्पल भी है, मैं दिखाता हूँ, एक सवाल आपको आएगा भी सामने। हाँ भाई, स्ट्रक्चर के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने आते हुए, जो मुझे लगता है कि भाई बहुत बार पूछा हुआ एग्जामिनेशन में। इनफैक्ट मेरे एग्जामिनेशन में 2010 के 10th के बोर्ड एग्जाम से मुझसे पूछा गया था ये सवाल। तो क्या था भाई ये सवाल है व्हाट इज मेंट बाय आइसोमर्स, बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और आइसोमर्स का एग्जाम्पल आपको बताने के लिए बोलता है, तो आप सीधा एग्जाम्पल बता दे सकते हो, या तो आपको सीधा पूछा जाएगा कि भाई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन C4H10, है ना। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल है जो आपको करना ही है और कॉमन है, तो अभी तक तो मेरे ख्याल से आपको ये सवाल रट्टा हो जाना चाहिए, हुआ है कि नहीं, है ना। अब आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका क्या कहते हैं, फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। फॉर्मूला सेम कैसे भाई, इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है C4H10 का, उसी से बनाते हैं एक बार, ठीक है, आइडिया लगाते हैं। तो C4H10, ठीक है, C4H10 क्या है, 4 कार्बन है, तो ये बन जाता है ब्यूटेन। ये ब्यूटेन है, ब्यूटीन है, ब्यूटाइन है, वो भी समझ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। आपका फॉर्मूला क्या होता है भाई एल्केन ग्रुप का, तो आपको बताइए कि होता है CnH2n+2, थोड़ा सा दिमाग लगा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 कार्बन है, तो n की वैल्यू हो गई कितनी भाई, n = 4 हो गया, करेक्ट है। अब H
H के साथ भाई 2 इंटू अगर मैं N करूंगा तो 2 इंटू 4 8 हो गया, 8 + 2 आपका 10 हो जाता है। तो दिस इज एन एल्केन ओनली। तो यहां पर इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन। ये क्या है बेटा? ये हो गया ब्यूटेन। इनफैक्ट ये आपको सवाल में दिया भी गया है, अगर नहीं दिया जाता तो कैसे पता करना है मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आइडिया लगाते हैं कि भाई इसके स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे और क्या क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होगा कि 4 कार्बन लगाओ, सबके साथ हाइड्रोजन लगाओ, बात खत्म करो यार, ठीक है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन बना दिया हमने, सब वो एक दूसरे से तो जुड़े हुई है। तो पहला जो कार्बन होगा उसमें 3 बॉन्ड्स बचे हुए हैं, क्योंकि कार्बन की होती है टेट्रावैलेंसी। तो आखिर वाले में 3 3 3 बचे हुए हैं, है ना। तो 3 हाइड्रोजन हो गए हैं और चौथा तो आपके कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब सेंटर वालों को अगर देखेंगे तो सेंटर वाला जो कार्बन होगा आप देखोगे कि वो एक कार्बन दूसरे कार्बन दोनों से जुड़ा हुआ है साइड्स की तरफ, है ना, ये आपको दिख ही रहा होगा। तो ऑफ कोर्स ही बात है, ये वाला भी जो कार्बन है वो इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिंपल सी बात है। तो 2 बॉन्ड्स तो जा चुके हैं, 2 बच जाता है। इसी वजह से जो आपके हाइड्रोजन में कितने बच गए भाई? 1 हाइड्रोजन बच गया, 1 हाइड्रोजन बच गया, 1 हाइड्रोजन बच गया, 1 हाइड्रोजन बच गया। तो ये आपका पहला स्ट्रक्चर जो है बड़े प्यार से बन जाता है। अब दूसरा स्ट्रक्चर हमें बनाना है जो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका पहला स्ट्रक्चर, है ना। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम तो भाई ब्यूटेन ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई 4 कार्बन है और ये H10 है, ठीक है। अब यहां पर हमें समझना है कि सर दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा। दूसरे स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हम खेलेंगे खेल। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, सीधा जाएंगे हम और लगा देंगे 3 कार्बन, 1 2 3, और इस क्या कहते हैं जो हमारे दोनों एंड वाले कार्बन है उसमें जो हम खेल खेलते हैं वही खेलेंगे कि भाई हो गया आपका 3 हाइड्रोजन H H H, 3 हाइड्रोजन हो गया H H H, 3 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारा सेंटर में कार्बन है आप देखोगे वो जुड़ा हुआ है 2 जगह से ऑलरेडी, और नीचे वाला एक मैंने दिखा दिया आपको भाई, एक और यहाँ पर आ ही रहा है ना। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं लगा दूंगा CH2, ठीक है। तो ये क्या हो गया है? ये हो गया आपका 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना। क्या हो गया बेटा यहाँ पर? ये हो गया आपका पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है आपका एक मिथाइल एलिमेंट। सर ये मिथाइल कैसे बन गया सर? क्यों बन गया ये मिथाइल भाई? क्योंकि जब CH2 इटसेल्फ एक ग्रुप की तरह लग जाता है आपके तो उसको हम मिथाइल कहते हैं। अगर एक क्या कहते हैं C2H5 लग जाता तो फिर इसको इथाइल कहते हैं, समझ रहे हो बात। तो यहां पर ये हो जाएगा 2 सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है तो 2 मिथाइल, और ऊपर किस पे लगी हुई है? प्रोपेन पे लगी हुई है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन पे लग चुकी है आपकी ये बात, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि भाई कार्बन तो मेरे 4 हो गए हैं, ठीक है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर लिखता तो क्या, इसका अगर मैं ये वाला जो आपका फॉर्मूला है वो लिखता तो क्या बनेगा भाई? 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, हाँ तो C4 हो गया। कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऑफ कोर्स ये बात है यहाँ पर आपका 9 10, यहाँ 1 सेकंड भाई, कितने हाइड्रोजन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले मिथाइल में लग गए। एक सेकंड, मिथाइल में तो CH3 लगेगा ना, हाँ करेक्ट, सॉरी। तो ये मिथाइल में जो भाई CH3 लगेगा, मेरी गलती है ये, ठीक है। तो क्योंकि एक कार्बन ऊपर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 है, और इस कार्बन के ऊपर एक H आ गया, तो कितने हो गए भाई? C4H10, आपका पूरा का पूरा कहानी सेम बन जाता है, ठीक है बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोमर्स की कहानी, प्लीज याद रखना, मिस मत कर देना, बहुत परेशानी में फिर फंस जाओगे। अब आता है इस पूरे सेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज मेक श्योर कि पूरे ध्यान से आप इसको देख रहे हैं, वरना तो भाई मार्क्स कटने ही कटने हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे इसमें कि क्या सवाल पूछा जा रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। अगर आपको केमिकल इक्वेशन आती है आपके कार्बन कंपाउंड से, देयर इज 110% प्रोबेबिलिटी कि वो आएगा आपका एस्टेरिफिकेशन से, सपोनिफिकेशन से, या तो आपके वो होता है ना कि हाइड्रोजनेशन हो गया, जो क्या सब्स्टिट्यूशन हो गया, फिर एक और है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, डिहाइड्रेशन। हाँ, जब आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन होती है आपकी इथेनॉल के साथ, तो अब क्या होता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए बन जाता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन वाला जो सवाल है, ठीक है। तो ये जो सारे सवाल हैं ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस आपको कार्बन कंपाउंड से इसी में से आते हैं, ज्यादातर उसके अलावा नहीं आते। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया है एस्टेरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन बन जाता है। उसके वेरिएशन भी है सवाल में, वो भी बताऊंगा कि भाई कैसे करने हैं उसको, ठीक है। तो ध्यान से देखना। तो यहां पर हम बात करने वाले कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस। सबसे पहला जो है वो हम अभी नहीं करेंगे, सबसे पहले जो है ना हम करेंगे सेकंड वाला उसके बाद जाएंगे थर्ड वाले पे, उसके बाद जाएंगे पहले वाले पे,
क्यों, मैं बताता हूं, ध्यान से देखो, ठीक है। तो पहला जो रिएक्शन आप देखोगे क्या है भाई, इथेनॉल को NaOH से रिएक्ट किया जाए। इथेनॉल है ना, वो इथेनॉल है नहीं भाई, वो इथेनोइक एसिड है। आप देखोगे CH3COOH है, तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का बन जाता है, तो CH3COH में तो इथेनोइक एसिड है। तो आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले आप जो है हमारे प्यारे से इथेनोइक एसिड को CH3COOH प्लस NaOH को रिएक्ट कर रहे हो। तो क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, आपका जो ये H है वो इस OH से कंबाइन करेगा और आपको पानी दे देगा, तो H2O बन गया, ठीक है। प्लस इसके बाद जो हमारा ये Na है, Na के पास अभी एक प्यारा सा इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, क्योंकि वो मेटल है, तो बड़ा सा प्यारा सा एटम है देने के लिए। आपने इस CH3CO से एक हाइड्रोजन ले लिया था, है ना, तो जो क्या कहते हैं हाइड्रोजन दे रहा था इलेक्ट्रॉन हमारे CH3CO को, वो आपने उससे ले लिया, तो हाइड्रोजन जा चुका है। तो अब CH3CO के पास है कुछ लेने के लिए और Na के पास है कुछ देने के लिए, तो होता है भाई इस प्यार, इस दोस्ती को आप रिश्तेदारी बदल देते हैं, तो Na यहाँ पर आ जाता है, तो आपके सामने बन जाती है CH3COONA। तो यहाँ पर ये जो बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सोडियम इथेनोएट। क्या कहते हैं भाई, सोडियम इथेनोएट कह देते हैं। आई एम होपिंग मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ, सोडियम इथेनोएट, ये हुआ ना। अगर मुझे स्पेलिंग गलती होगी गाइस, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू गाइस कि मैं एक फिजिक्स टीचर था, अब मैं साइंस भी पढ़ा रहा पूरा का पूरा, है ना। तो छोटी मोटी अगर स्पेलिंग गलतियां हो जाती है तो मैं एक्सट्रीमली सॉरी, आप मुझे करेक्ट कर देना, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो सोडियम इथेनोएट, एक बार सोल्यूशन में देख भी लेंगे कि भाई ये स्पेलिंग सही है कि नहीं मेरा, ठीक है। तो सोडियम इथेनोएट बिल्कुल बराबर। तो पहला इक्वेशन आपका यही खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं टू द थर्ड इक्वेशन की। यहाँ पर पहला इक्वेशन जो है ना, मैंने बता दें कि पहले हम फर्स्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये जो सोडियम इथेनोएट यहाँ पे जो बना हुआ है, आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर याद नहीं रखोगे तो भाई गए काम से, ठीक है। ये सबसे पहला रिएक्शन इनफैक्ट कार्बन कंपाउंड्स में, जब एक इथेनोइक एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि आपका NaOH क्या है, बेस है, तो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, अल्कोहल बेस से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये कहानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो अब पहले पे जाने से पहले तीसरे पे आते, क्योंकि ये जो कंपाउंड बना हुआ है पहले में, वो कैसे बना है बताऊंगा आपको ना। तो अगर आप देखोगे सेकंड जो इक्वेशन है बहुत ही प्यारा सा है, C2H5OH, ये क्या है बेटा, ये आपका बन गया इथेनॉल, है ना, दो कार्बन है तो इथेनॉल बन गया। प्लस यहां पर आप क्या कर रहे हो, CH3COOH से रिएक्ट करवा रहे हो, विच इज व्हाट, CH3COOH इज इथेनोइक एसिड। तो आप एक इथेनॉल को इथेनोइक एसिड से रिएक्ट कर रहे हो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ दिस एंटायर चैप्टर और एंटायर साइंस, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन यहां पर आ गया, जहां पर इथेनॉल को इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करवाया जा रहा है ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, प्लीज याद रखना। तो क्या बनेगा भाई, आपका बनेगा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है अंडर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये हो रहा है, तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। तो एस्टर बनेगा, तो एस्टर कहां से बनेगा भाई, आपके जो CH3C है तो ये बन जाएगा CH3COO, ये जो CH3COO था यहाँ पर, उसके साथ आपका ये C2H5 जुड़ जाएगा, तो C2H5 बन गया, ये हो गया आपका एस्टर। प्लस आपका बचा क्या, यहाँ पर आपका एक H बच गया, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक OH बच गया, तो यानी कि पानी बन जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, CH3COOC2H5। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे यहाँ पर, यू विल फिगर इट आउट कि ये जो CH3COOC2H5 है वही आपको सबसे पहले इक्वेशन में भी दिया गया है क्वेश्चन के। तो इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं NaOH से, यानी कि आप अगेन एस्टर को रिएक्ट करवा रहे हो NaOH से। तो ये कौन सा रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन होगी, एस्टर मिल गया आपको, है ना। अब देखो आप लोग इसको ईस्टर बोल सकते हो, कुछ भी बोल रहा हूं, क्योंकि ये ESTER है, मैं इसको एस्टर ही बोलूंगा। तो एस्टर यहां पर बन चुका है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, तो एस्टर बन गया। एस्टर के साथ आप NaOH को रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा भाई, सपोनिफिकेशन रिएक्शन हो जाता है। सो दिस रिएक्शन इज सपोज टू बी द थर्ड रिएक्शन दैट यू नीड टू राइट इट डाउन, है ना। आई होप यू गाइस गॉट द क्लैरिटी बच्चों। चलो अब मैं यहां पर थोड़ा सा थर्ड रिएक्शन कर रहा हूं। आई एम सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं, स्लाइड को संभाल नहीं पा रहा हूं, समझ रहे हो ना कि मैं इधर उधर जा रहा हूं थोड़ा, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे सेटअप में क्लास ले रहा हूँ, तो ये मेरा पहला सेशन है, तो आई होप कि सेकंड टाइम से मैं ज़्यादा बेटर हो जाऊंगा, बट थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे भी सबसे पहला रिएक्शन, यहाँ पर कौन सा है भाई, आपने एस्टर को लिया, दैट इज CH3COOC2H5, एस्टर को लिया आपने और उसको NaOH से रिएक्ट कराया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसमें होगा क्या, सपोनिफिकेशन रिएक्शन में आपका सोप बनती है, और सोप क्या होती है भाई, ये जो आपका C2H5 है ऑफ कोर्स क्या करेगा,
Na इसको रिप्लेस करेगा, है ना, Na इसको रिप्लेस कर देगा तो क्या बनेगा, CH3COONA बन गया। ये तो सर हमने पहले भी देखा हुआ है। हाँ भाई, आपने यहाँ पे बना हुआ है ना सोडियम इथेनोएट, वही तो है ये CH3COONA, वही तो है। तो सपोनिफिकेशन में भी आपका सोडियम इथेनोएट बन जाता है भाई, सो बन गया। अब इसके साथ क्या बनेगी, इसके साथ आपका इथेनॉल बनेगा। क्यों, C2H5OH बन गया, तो C2H5OH। तो अब यहाँ पर क्या देखोगे, CH3COONA सोडियम इथेनोएट बन गई है, प्लस C2H5OH आपका इथेनॉल बन गया है। तो हियर इज व्हाट वी हैव अ सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक, आई होप यू गाइस गॉट द आइडिया, क्लियर है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये तीनों के तीनों। अब ये तीनों रिएक्शन का एक वेरिएशन मैं आपको दिखाता हूँ, यू विल फिगर इट आउट कि भाई अच्छा सर यार मैंने तो स्पेलिंग बराबर लिखा है, इथेनोएट सही लिखा है मैंने स्पेलिंग। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया गाइस, मज़ा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आ गया आपके सामने वेरिएशन, जो मैंने आपको अभी प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वेरिएशन दिखाऊंगा। ये वेरिएशन आ चुकी है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले पूछा क्या गया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझोगे तो फिर आप कहानी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। ऑन ड्रॉपिंग अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब में गलती से आपसे ना एक सोडियम गिर गया, ठीक है। एक सोडियम गिर गया तो क्या होगा, एक टेस्ट ट्यूब में आपका सोडियम गिर जाता है। तो सोडियम की बात आती है तो इस पूरे चैप्टर में सोडियम कहाँ कहाँ आती है भाई, अभी बस आपने देखा एस्टरिफिकेशन या सपोनिफिकेशन में सोडियम का इस्तेमाल होता है सोडियम इथेनोएट बनाने के लिए, है ना, आप समझ रहे हो बात को। तो वहीं पे कहानी घूम रही है बबुआ, ठीक है, समझ रहे हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन ड्रॉपिंग अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड X विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, ठीक है। अब इसको देख के डर मत जाना, C2H6O क्या है सर, C2H6O क्या होता है सर, भाई थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। C2H6O यानी कि दो कार्बन एक दूसरे से जुड़े ही होंगे, किसी और से तो नहीं जुड़े होंगे ना, एक दूसरे से तो जुड़े होंगे। पहले वाले मैंने 1 2 3 हाइड्रोजन लगा दिए, अच्छा ठीक है, और एक ऑक्सीजन भी है, चलो ठीक है। ऑक्सीजन तो दूसरे वाले कार्बन से दो बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 6 है, तो 2 आपकी हो जाती है एम्प्टी स्पेस, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तभी 8 बनेगा वो। अब इस कार्बन के पास बचे हैं एक बॉन्ड, तो ये बन गया भाई H। अच्छा, तो 1 2 3 4 हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 हो गए हैं। अभी भी हमारे पास कितने हाइड्रोजन, 4 ही हुए, अच्छा हाँ ठीक है। अभी भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं ना, 2 हाइड्रोजन कैसे बचे हैं भाई, C2H6OH, CH3 यहां पर हो गया, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन, हाँ 1 2 3 4, अरे नहीं वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ यहां पर एक, समझ रहे हो ना दिक्कत क्या आई कि यार ये 6 हाइड्रोजन कहाँ लगाएंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देंगे, तो अब कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन हो गए। अभी भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, छठवा वो कहाँ लगेगा, वो O के साथ लग जाएगा। तो ये कौन सा ग्रुप बन गया, ये बन गया आपका इथेनॉल। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है इथेनॉल। तो जब भी आप कंफ्यूजन स्टेट में फंसो तो एक बार स्ट्रक्चर को जरूर बनाओ। जब आप स्ट्रक्चर को बनाओगे आपके दिमाग में आएगा कि हाँ यार ये कौन सा ग्रुप था, समझ नहीं आया था, अब समझ में आ गया आपको इथेनॉल कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलो अब क्या होता है, बताया जा रहा है कि भाई जब इथेनॉल में आपका ये X, आपका जो सोडियम है वो गिरता है, तो आपको समझ में आएगी X क्या है। X आपके सामने आ चुकी है कि भाई ये तो इथेनॉल है X, ठीक है। अब जब बताया जा रहा है कि भाई इथेनॉल में यानी कि CH3CH2OH में जब आपका सोडियम गिरता है तो क्या बनता है, वो क्या करेगा सोडियम, आपका सोडियम इस ऑफ कोर्स H को रिप्लेस करेगा, करेक्ट है, H को रिप्लेस करेगा ना, और आपके और क्या करेगा फिर देख लेते हैं एक बार। तो ये बन जाएगा CH3CH2ONA, ठीक है। ये क्या बना है भाई साहब, क्या बना है ये बताना मेरे को जरूर, ठीक है। प्लस ये हाइड्रोजन बच गया तो ये H2 रिलीज हो गया, ठीक है। आप देखोगे CH3CH2ONA
प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज हो चुकी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो कहानी में बताएगा ही बताएगा आपको कि भाई आगे क्या चल रहा है। देखो, सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन दैट यू व्हेन यू स्टडी अबाउट इथेनॉल प्लस सोडियम के साथ रिएक्ट करते वक्त क्या होता है, वो आपका NaH को रिप्लेस कर देता है, CH2ONA बन जाता है। ठीक है, अब H2 रिलीज हुई है, देखो कहानी में वो लिखा भी होगा। अब ब्रिस्क एफरवेंस इज ऑब्जर्व्ड एंड अ गैस Y इज प्रोड्यूस। देखा, तो गैस Y यहाँ पर H2 प्रोड्यूस हो ही रहा है, ऑफ कोर्स की बात है। On bringing a burning splinter at the mouth of the test tube, the gas evolved burns with a pop sound, है ना। तो अगर आप थोड़ा सा आग पास में ले आओगे तो ये हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ बर्स्ट करने लग जाएगा। करेक्ट बात है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आइडेंटिफाई X एंड आइडेंटिफाई Y, तो ऑफ कोर्स भाई ये आपका हो गया Y, और आपका X तो हमने इथेनॉल था वो ऑलरेडी प्रूव कर दिया था। अब आगे ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन हमने कर लिया। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म लिख दिया हमने, इथेनॉल भी है, हाइड्रोजन भी है। व्हेन यू हीट X विद एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा। तो अब ये जो इथेनॉल है, अब पूछा जा रहा है आपसे कि भाई इस इथेनॉल को अगर मैं मान लो आपका है इथेनॉल क्या है भाई C2H5OH, इथेनॉल को अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर मैं रिएक्ट करवाऊंगा, अच्छा विद एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2 से रिएक्ट करो तो क्या होगा। जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इथेनॉल को रिएक्ट करते हैं तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है बेटा, ये होता है दरिंदा। ये बहुत बड़ा खूनी दरिंदा होता है, इसे बहुत भूख होती है पानी की। ठीक है, तो आपका H2SO4 क्या करता है, इस इथेनॉल में से पूरा का पूरा पानी चूस कर निकाल देता है। ठीक है, तो अगर मैं मान लूं कि आपके इस इथेनॉल में से पानी निकल गया, यानी कि H2O निकल गया है, ठीक है, तो भाई मैंने बताया था ना कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना, ये यहाँ पर डिहाइड्रेशन करवाता है। तो यहाँ इसको याद करने का एक और बहुत सिंपल तरीका ये भी है कि अगर आपके साथ कोई और रिएक्टेंट ना दिया जाए कि इथेनॉल किससे रिएक्ट कर रहा है, बोला जा रहा है विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो होती है वो आपके एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर ऐड कर रही है। तो जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा पानी चूस लेता है, दरिंदा यहाँ पर पानी चूस लेता है। तो H2O अगर मैं निकाल दूं C2H5OH से, ठीक है, अगर मैं H2O निकाल दूं तो बचा क्या। ठीक है, मैं यहाँ से कोई कार्बन तो नहीं निकाल रहा, तो कार्बन तो वैसे के वैसे रहेगा। ठीक है, कार्बन तो वैसे के वैसे रहेगा, तो मैंने लिख दिया C2, ये सेम है। ठीक है, C2H5OH थी, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, 5 H5 और H यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गई। तो यहाँ पर 2 अगर हाइड्रोजन निकाल दो तो बचा क्या, H4 बचा, 6 में से H4 बचा। ठीक है, और O का तो वो निकल ही गया, तो C2H4 मेरे पास बची, और ये C2H4 क्या है, ये बन जाता है आपका इथीन। क्या बन जाती है ये आपका बन जाता है इथीन। तो अगर आपको एथेनॉल से या तो अल्कोहल से एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से आप गुजार सकते हो। यही सेम चीज आप प्रोपेनॉल के साथ भी कर सकते हो, प्रोपेनॉल के साथ कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इथीन बन चुके हैं। इथीन कैसे बनी है भाई, आपका क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n है ना। तो अगर n मेरा 2 है, 2 × n आपका यहाँ पर 4 हो गया, तो आप देखोगे C2H4 बनी हुई है। परफेक्ट, मजा आया। तो भाई साहब मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ये आपका हो गया एक बहुत ही प्यारा सा वेरिएशन of the previous question that we had। ठीक है, now we are moving on forward to question number 7। मजेदार चलिए, क्या है भाई, बहुत प्यारा सवाल है गाइस, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सवाल है। यू डेफिनेटली मस्ट फोकस हियर। यू हैव 3 अनलेबल्ड टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग इथेनॉल। ठीक है, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं कंटेनिंग इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड एंड सोप सोल्यूशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के हम लिखने की कोशिश करते हैं। मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, पहले में इथेनॉल है तो C2H5OH, दूसरे में इथेनॉइक एसिड है तो ये हो गया C2 है ना H5 नहीं C इथेनॉइक एसिड तो इट्स CH3COOH। ठीक है, फिर आगे आपका सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन में क्या बना था भाई हमारा CH3COONA। ठीक है, सोप सोल्यूशन बराबर। ओके, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्सप्लेन द मेथड यू वुड यूज टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स इन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स। इन तीनों मतलब 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। अब इन तीनों टेस्ट ट्यूब में किसके अंदर क्या हमें पता नहीं, लेकिन हमें दे दिया गया है यहाँ पर लिटमस पेपर और सोडियम मेटल। ठीक है, लिटमस पेपर और सोडियम मेटल यहाँ पर दे दिया गया है, उसके थ्रू हमें आइडेंटिफाई करने की भाई कौन से टेस्ट ट्यूब में क्या है।
ठीक है। चलो, हमारे पास जब लिटमस पेपर होती है तो हमारे पास दो टाइप ऑफ लिटमस पेपर होगी ऑफ कोर्स। एक होगा रेड होगा, रेड लिटमस होगी, दूसरा होगा ब्लू लिटमस पेपर, और साथ ही साथ हमारे पास सोडियम दिया गया है। ठीक है। अब रेड लिटमस को एक एसिड कोई रिएक्ट नहीं करती है, बेस ब्लू में कन्वर्ट करेगी, और ब्लू लिटमस पेपर को एसिड रेड में कन्वर्ट करेगा, और हम जानते हैं ब्लू लिटमस पेपर को बेस कोई रिएक्ट नहीं करेगी। सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते वक्त हाइड्रोजन रिलीज होगा आपके इथेनॉल के साथ, ये अभी हम थोड़ी देर में पढ़ चुके हैं। इथेनॉलिक एसिड के साथ भी वही होगी, तो हमने वही पढ़ लिया है। तो देखते हैं कि भाई इसमें क्या आइडेंटिफिकेशन करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये हो गया आपका तीसरा वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू रिएक्शन जो आपको आ सकता है। ठीक है बेटा, तो चलो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, मजा आने वाला है। तो रेड लिटमस पेपर के साथ अगर मैं इथेनॉल को रिएक्ट कराऊंगा तो देयर विल बी नो रिएक्शन, है ना, क्योंकि इथेनॉल ना, मतलब इट्स नॉट एसिडिक बेसिक वाला सीन है यहाँ पर। तो द रेड लिटमस विल नॉट डू एनीथिंग, इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू एनीथिंग। और ब्लू लिटमस के साथ भी कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन जब आपका C2H5OH रिएक्ट करता है Na के साथ, अभी हमने देखा कि वो C2H5ONA बनाता है और H2O रिलीज करता है, सॉरी H2 रिलीज करता है ना, H2 रिलीज करता है, हाइड्रोजन रिलीज होती है और विद पॉप साउंड, ये आपको बताइए ना। तो ये आपका H2 यहाँ पर रिलीज होगा। तो यस, सोडियम के साथ रिएक्ट करते वक्त अगर आप एक थोड़े से बर्निंग फ्यूम के साथ ले जाओगे पास में, तो हाइड्रोजन पॉप साउंड से ये क्या कहता है, बर्स्ट होगा, तो समझ आ जाएगा कि अच्छा कि भाई इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, इस टेस्ट ट्यूब में आपका C2H5OH है। ठीक है, बात बढ़िया। अब बात करते हैं, तो सर आपने तो बताया कि इथेनॉल के साथ ऐसा होगा, तो इथेनॉइक एसिड के साथ भी तो ऐसे ही होगा ना। जैसे सेकंड टेस्ट ट्यूब में इथेनॉइक एसिड है मान लीजिए, उसमें भी तो ये आपको पॉप साउंड देगा, उसमें भी तो हाइड्रोजन रिलीज होगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि अगर मैं सेकंड रिएक्शन की बात करता हूं तो सेकंड रिएक्शन मेरा बनता है CH3COOH। अगर मैं उसको भी सोडियम से रिएक्ट करवाता हूं तो मेरा क्या बनता है, CH3COONA प्लस H2 यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आप देखो कि भाई यहाँ पर तो इथेनॉइक सोडियम एसिटेट बन रहा है यहाँ पर, तो CH3CONO प्लस H2 हो रहा है यहाँ पर, तो सोडियम एथेनोएट बन रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर आप देखो सर, यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन रिलीज हो ही रहा है, तो फिर क्या करना है, यहाँ पर भी तो पॉप साउंड आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यहाँ पर भी H2 रिलीज होगी। लेकिन एक चीज़ आप भूल गए कि भाई ये तो इथेनॉइक एसिड है ना, तो एसिड में ऑफ कोर्स ही बात है, वो ब्लू लिटमस को रेड करेगा भी, है ना। तो ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट करेगा और रेड लिटमस के साथ कोई इशू नहीं होगा। तो अगर कोई आपका टेस्ट ट्यूब में जो सैंपल है वो लिटमस पेपर को ही बदल रहा है और आपका हाइड्रोजन भी रिलीज कर रहा है, तो वो इथेनॉइक एसिड बन जाता है। ठीक है, अब आती है CH3COONA की, यानी कि सोप सोल्यूशन की। और सबसे सिंपल है, सोप सोल्यूशन Na के साथ क्या रिएक्ट करेगा, ऑलरेडी उसमें सोडियम और थोड़ी सोडियम लेगा, इट्स नॉट गोना रिएक्ट विद एनीथिंग, तो नो रिएक्शन फॉर सोडियम। और हमें बताया कि भाई सोप्स जो होते हैं थोड़े से वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं, बेस नेचर के होते हैं, तो वो रेड लिटमस को चेंज करेगा ब्लू में, है ना। और ब्लू लिटमस के साथ कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। एक सेकेंड, उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ नहीं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। तो ये है बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज। एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमारे सारे रिएक्शन सही थे कि नहीं। इथेनॉइक एसिड टर्न्स रेड, रेड लिटमस पेपर ब्लू, बराबर हमारा सारा का सारा रिएक्शन सही था, परफेक्ट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट क्वेश्चन। मतलब अभी तक मैंने आपको सारी वेरिएशन दिखा दिए हैं, जो भी काइंड ऑफ रिएक्शन के साथ क्वेश्चन आ सकता है। अगेन बहुत बहुत माफी अगर मैंने कहीं पे भी कोई गलती कर दी होगी, आई एम होपिंग कि आप मुझे सपोर्ट करो इस मामले में, है ना। फिजिक्स हम बहुत जल्दी करेंगे, अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो डोंट वरी। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड ड्रॉ देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल, लेकिन ये आता बहुत ज्यादा है। इथेन का आपको यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सिंपल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C2 इथेन है, तो आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, CnH2n+2 इथेन है। तो अगर आपका इथ में 2 है तो 2 इंटू 2 4 + 2 6, C2H6 आपका बन जाना चाहिए। ऐसे कैलकुलेट करिए अगर आपको याद नहीं रह पाता। ठीक है, अब इसका भी बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगेन एक्सट्रीमली इजी, 2 कार्बन बना दिया हमने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, कार्बन चेन नहीं बनानी है आपको। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ऑफकोर्स ही बात है, आप दोनों कार्बन के पास आपको पता ही है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 1 2 3 अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 1 2 3। ठीक,
अब जब ये बना देते हो आप ब्लू पेन से, उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप एक पेंसिल से फिर आगे की ड्राइंग करें, जहां पर आप हाइड्रोजन के दो दो डॉट्स को बनाते हुए, मतलब उसका क्या कहते हैं, कंप्लीट बॉन्ड कंप्लीट करते हुए आप पेंसिल से सर्कल करिए। उसके बाद फिर कार्बन से उसके जो 8 इलेक्ट्रॉन्स उसको कंप्लीट करिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि सर्कल्स परफेक्ट बने, व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आप इनको दूर दूर बनाओ, नीट बनाओ। ठीक है, दैट्स फाइन। और सर्कल्स को पेंसिल से बनाइए, वरना बहुत गंदा लगेगा। कोई और कलर पेंसिल नहीं, पेंसिल से ही बनाइए सर्कल्स को। ठीक है, तो ये आपका हो गया इथेन। अब हम बात करेंगे इथीन की, जो आपका सेकंड है। इथीन यानी कि भाई आपका फॉर्मूला बनेगा CnH2n। तो दो कार्बन है, तो आपका फॉर्मूला क्या है, 2 × 2 4, C2H4 आपका बन जाता है इथीन, यानी कि आपका यहाँ पर एक अनसैचुरेटेड कार्बन बन रहा है। तो दो यहाँ पर क्या कहते हैं आपके कार्बन बन गए हैं, 1 2 3 4 इथीन है ना, हाँ, तो C2H4 ही बनेगी। तो ये बन गया आपका इथीन, है ना। तो इन सबके ऊपर आपने हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इथीन में दो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं यहाँ पर, है ना, बराबर। ठीक है, तो ये आपका हो गया, अरे यार हाइड्रोजन का बनाया नहीं, देखो मैंने, यही है। इलेक्ट्रॉन मिस मत कर देना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन मिस कर लोगे मेरी तरह तो बैंड बच जाएगी। फिर आप इसको किससे बनाओगे, पेंसिल से सर्कल करोगे। तो ये हो गए 8 कार्बन के, ये हो गए 8 कार्बन के, और सारे हाइड्रोजन के 2 2 हो गए। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बेसिस है, एग्जांपल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब बारी आती है एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन की। जैसे मैंने बताया था आपको, आखिरी सवाल सुपर इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन बिकॉज दिस comes under the banner of competency. This comes under the banner of competency. मेरे लिए तो बहुत ही अमेजिंग सवाल है ये, है ना। तो अगर आपने मिस कर दिया इसको तो मैं क्या ही बताऊं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। Mansi wrote the name of 4 compounds as the first members of the respective homologous series: methanol, 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 methanoic acid. Which name has she written incorrectly? Justify your answer. What name should she have written instead? ओहो, बहुत ही प्यारा सवाल। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, मेथनॉल की अगर हम बात करते हैं, मेथनॉल नाम सही है, हाँ बिल्कुल है यार। मेथनॉल का मतलब होता है मेथ, यानी कि एक कार्बन है। तो पहला कार्बन मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक कार्बन है, ठीक है, और OH भी है क्योंकि ये मेथनॉल है, यानी कि अल्कोहल ग्रुप है ये। तो यानी कि उसके साथ एक OH तो लगेगा ही लगेगा। और बाकी कितने हाइड्रोजन लगेंगे फिर भाई? अगर एक OH में चला गया, अगर मान लो कि एक अगर OH में चला गया तो और कितने बचे? 3 बचे ना। तो 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है भाई? CH3OH बन जाता है, मेथनॉल। परफेक्ट, मेथनॉल, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब सेकंड यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ है मेथेनल। मेथेनल मतलब वहां पर एल्डिहाइड लगी होगी, है ना, CHO लगा होगा, ठीक है। तो यानी कि एक ही कार्बन है, ठीक है, एक ही कार्बन है और उसके साथ यहाँ पर एक H है और 2 O है, ठीक है। 2 बॉन्ड O में चलेगी, CHO। सर मेथनॉल में यहाँ पे तो फिर एक और H होगी ना, हाँ करेक्ट बात, एक और H, करेक्ट है। तो मेथनॉल यानी कि CHO बन गया आपका मेथनल, परफेक्ट, ठीक है। अब हमें बनाना है मेथनॉन। मेथनॉन, अच्छा एक सेकंड गाइस, दोबारा वापस आइए। मेथनॉल, यहां पर आया है मेथनल। तो जैसे आप यहां पर देखोगे आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए था, जो शायद नहीं किया हो, कि यार यहां पर 2 कार्बन कैसे हो गए? तो मेथ है ना, मेथ में 2 कार्बन कहां से आ गए? तो ये इथेनॉल होना चाहिए था, ये मेथनल कैसे हुआ? तो मेथनल का नाम क्या बनेगा? CHO नहीं, नाम होना HCHO। क्या होगा इसका नाम? ध्यान से देखें, मेथनल होगा HCHO, मेथनल, ठीक है। समझ में? बस मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको कि जहां जहां पर कंफ्यूज हो सको कंफ्यूज हो। आई होप यू गाइस गॉट द आइडिया, ठीक है। अब बात करते हैं मेथनॉन की। मेथनॉन में भी एक ही कार्बन होना चाहिए, तो एक कार्बन, क्योंकि मेथ मतलब एक कार्बन। अब मेथनॉन क्या है? कीटोन है, ठीक है। कीटोन में क्या होता है? कीटोन में सिर्फ और सिर्फ आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसी में डबल बॉन्ड O आता है ना। तो कीटोन में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O।
इसको हम पूरा कहते हैं क्या? इसी को हम पूरा कहते हैं कीटोन। बात समझ में आ गई है ना? तो अब कीटोन को मैं उठाकर यहां इस कार्बन के साथ नहीं जोड़ सकता हूं, क्योंकि जैसे मैं जोड़ दूंगा तो बन जाएगी 2 कार्बन। 2 कार्बन बन गई तो वो मेथनॉन नहीं इथेनॉन हो जाएगा। सो मेथनॉन बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ही C डबल बॉन्ड O है, OH नहीं है ना? OH नहीं है अल्कोहल की जैसा। समझ आ गई बात? तो यहां पर, और अगर मैंने मान लो कि इसको मैंने, अच्छा अब आप बोलोगे सर ठीक है ना, आप सिर्फ C डबल बॉन्ड O रखो, ठीक है, आप उसके बाद H और H जोड़ दो तब भी तो बन जाएगा। लेकिन ये क्या बनेगा? इसके ऊपर क्या बनाया हमने? एग्जैक्टली वही बनाया, HCHO। वो मेथनल बनेगा, मेथनॉन नहीं बन सकता है। सो जो थर्ड वाला पॉइंट था वो इज नॉट पॉसिबल, दैट कंपाउंड इटसेल्फ इज नॉट पॉसिबल, मेथनॉन नहीं बन सकता है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है, विच नेम हैज रिटन इनकरेक्टली, शी हैज रिटन द थर्ड नेम इनकरेक्टली, जस्टिफाई योर आंसर बिकॉज दैट कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल एज कीटोन C डबल बॉन्ड O कैन नॉट बी फॉर्म विथ मेथ, इट हैज टू बी फॉर्म विथ इथ मिनिमम, क्योंकि 2 कार्बन मिनिमम बनेंगे वहां पे, है ना? अब बात रही आती है मेथनोइक एसिड की, वो पॉसिबल है? मेथनोइक एसिड तो भाई डेफिनेटली पॉसिबल है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मेथनोइक एसिड को आप कैसे लिखोगे, है ना? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, भूल मत जाना, बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि ओइक एसिड इज डबल बॉन्ड OH, तो C डबल OH लिख दो, मेथनोइक एसिड बन जाता है। बट आई होप यू गाइस गॉट द आइडिया। एक बार थोड़ा सा देखकर मुझे बताना, HC डबल OH लिख दोगे तो काम बन जाएगी, फिर भी आप देखकर मुझे बताना, ठीक है? आगे, which name should she have written instead? She cannot write any name at all. She cannot write any name at all. Last and the final question for today, and I hope that this summarizes the entire most important topics of your entire chapter of carbons compounds, and also the most important questions that you'll be getting from this entire chapter. But I hope you guys got the idea. Why does micelle formation take place when soap is added to water? क्यों बनता है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जानते होंगे आप। मान लेते हैं कि भाई आपके कपड़े में है दाग, कपड़े को भिगाया आपने पानी में और डाल दिया सोप, क्या होगा? सोप का जो स्ट्रक्चर होता है बड़ा प्यारा सा, एक होता है सर और एक होता है पूंछ। जो पूंछ होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक, यानी कि हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब डर, तो पानी से डरने वाला। और इसका जो हेड होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि हाइड्रो मतलब पानी और फिलिक मतलब फील लेने वाला, प्यार करने वाला, है ना? तो हाइड्रोफिलिक हो जाती है प्यार करने वाला। तो जब आपके कपड़ों में होता है आपका ये प्यारा सा डर्ट, तो आपका जो हेड होता है वो पानी की तरफ जाता है, और जो टेल होती है क्योंकि पानी से डर रहा है वो डर्ट से चिपक जाता है। तो आपका जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे डर्ट से चारों तरफ चिपक जाते हैं, और चिपक के ये जो बाहर के हेड्स हैं, है ना, बाहर के हेड क्या कर रहे होंगे भाई? ये जो बाहर के हेड्स हैं ये क्या कर रहे होंगे? ऑफ कोर्स इनको तो पानी से प्यार है, तो ये पानी की तरफ जा रहे हैं, अरे भाई जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। तो क्या कर रहे हैं ये साथ में, क्योंकि ये अब इसका जो टेल का एंड है वो डर्ट से चिपका हुआ है, ये खींच रहे हैं, टेल भी खींच रहा है, तो डर्ट आपके कपड़ों से बाहर निकल आ जाता है। इसी को हम मिसेल फॉर्मेशन कहते हैं। अब यहां पर बहुत लोगों को, बहुत बच्चे मुझसे बोलेंगे सर इट्स नॉट मिसेल सर, इट्स मिसील, मिसाइल, माइसिल, मिसल, जो बोलना है बोलो यार। मैंने मिसल पढ़ा था तो मैं अभी भी मिसल ही पढ़ाऊंगा। मेरे लिए MICELLE इज मिसेल, मिसल, मिसल फॉर्मेशन, ठीक है? ओके, नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन गाइस, विल अ मिसल बी फॉर्म्ड इन ईदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल आल्सो? नहीं, पानी के अलावा अगर आप अल्कोहल में डालते हो, इथेनॉल अल्कोहल में डालते हो, तो आपका जो ये सोप होता है वो घुल जाता है इसमें, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। आई होप यू गाइस गॉट द आइडिया गाइस। दिस वाज द एंड ऑफ द एंटायर सेशन। आई रियली होप यू गाइस गॉट द क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। प्लीज़ मेक श्योर करें कि इस वीडियो को आप शेयर करें, क्योंकि आपको दिख रही हो कि भाई कितनी मेहनत इस चैनल पे चल रही है, और अब तक जो आपने सपोर्ट किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर दैट। याद दिलाना चाहूँगा कि भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मैं आप लोगों के लिए एक 19 फेब को एक बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ, आने वाले सेशन ज़रूर बताऊँगा आपको।
मुझे माफ़ करना अगर मैं कहीं ना कहीं कोई वीडियोज़ में डिले करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं अभी क्योंकि अकेला हूँ, तो थोड़ा सा वक्त मेरे को जा रहा है, क्या कहते हैं, एडिटिंग में, थंबनेल बनाने में, एसईओ करने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में, कंटेंट बनाने में, सब कुछ मेरा वक्त जा रहा है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप करूँगा, और फिजिक्स का इंतजार करते रहना, और सारे चैप्टर्स में कराऊंगा। अभी तो मैंने कार्बन्स कंपाउंड शुरू करी है, इसलिए शुरू करी क्योंकि मैं कार्बन्स कंपाउंड मेरे को बहुत ईजी लगता है, आपको डिफिकल्ट लगता होगा, पता नहीं क्यों, बट ठीक है, यू गेट द आइडिया, है ना। एंड अगेन ह्यूज शाउट आउट टू निकिता साहू मैम, हमारी प्यारी निक्स, जिन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया मुझे सिखाने में केमिस्ट्री, और मुझे इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच निक्स मैम। आपका सपोर्ट हमेशा रहे, और बच्चों प्लीज़, वो भी पढ़ा रही है यूट्यूब पर, किसी न किसी चैनल पे देख लेना, प्लीज़ सपोर्ट हर टू, क्योंकि अच्छे इंसानों का सपोर्ट अगर आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा।